जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका एजुकेटर कुलदीप सचान। जैसा कि नंबर सिस्टम के पहले वीडियो में आपने इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स पढ़ा था और उसमें जाना कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, किस प्रकार उनकी पहचान करना है। मैंने वादा किया था कि प्राइम नंबर पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए मैं आ गया हूं आपके सामने फिर से प्राइम वीडियो की एक अच्छी सी श्रृंखला को लेकर। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि बड़ी बड़ी संख्याएं जैसे दे देता है एग्जाम में कि कौन सी प्राइम नंबर है या कौन सी कंपोजिट नंबर है, कौन सी भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, निम्न में से कि कौन सी अभाज्य संख्या होगी। ऐसी जानकारी के लिए आपसे प्रश्न किए जाते हैं और यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। छोटी छोटी जो इसकी पहचान होती है प्राइम नंबर की, उसका हम जिक्र करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम कई लोगों ने मुझसे कमेंट्स करके पूछा है कि सर, जीरो को आप इवन नंबर कैसे कहते हैं, सम संख्या कैसे कहते हैं, यह भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन जीरो एक सम इंटीजर्स है, सम पूर्णांक है, संख्या की मैंने बात नहीं की, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में यदि बात करते हैं, वैसे तो टेट वगैरह के एग्जाम में जब भी आता है तो जीरो ऑप्शन में नहीं आता है, या एसआई में भी आएगा तो कभी भी विवाद की स्थिति पैदा करने वाले प्रश्नों की बात की ही नहीं जाती है। लेकिन आपको जानकारी होना जरूरी है कि 2 और 0 कौन सी छोटी संख्या होगी। तो अधिकतर 2 ही ऑप्शन में आता है, लेकिन 0 भी एक सम संख्या है। ये कुछ लोग कमेंट्स तो नहीं किए, कुछ लोगों ने पर्सनली फेसबुक में जाकर मुझे मैसेज किया, इसलिए मैं उनके जानकारी के लिए बता दूंगा। लेकिन फिर भी आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहने पर क्या जानकारी मिलने वाली है। जैसे बड़ी संख्या है, जैसे लिखा है 5, 6, 7, 8, 2, 1, यह एक अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या है। कैसी संख्या होगी, ऐसी जानकारी के लिए आपको प्रश्न दिए जाते हैं कि भाज्य संख्या होगी या अभाज्य संख्या होगी। तो इसके लिए अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। पहले आपके पिछले क्वेश्चन के जवाब देना चाहता हूं। जैसे आपको मैंने बताया था कि कितनी बार 2 सम्मिलित होगा, 1 से लेकर 1000 तक कितनी बार 3 सम्मिलित होगा, लिखने में कितनी बार प्रयोग होता है 2 का, यह चीज आप जान चुके थे। लेकिन अब इस वीडियो में हमें जानकारी मिलेगी कि अभाज्य और भाज्य संख्याओं को कैसे पहचानेंगे। तो अधिकतर ये प्रश्न आता है तो कुछ छोटी संख्याएं होती हैं, जैसे 277 ऐसे लिख के आता है। तो इस प्रकार की छोटी संख्याओं के लिए तो आपको रूल आता है, वर्गमूल से कर लेते हैं। बट जब बड़ी संख्या आ जाती है तो उसके लिए क्या समस्या खड़ी होती है। लेकिन पिछले प्रश्नों का जवाब देना मैं जरूरी समझ रहा हूं। जैसे एक बात हम करेंगे, देखिए भैया दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। पिछले जैसे सम और सम संख्या का योगफल और अंतर यदि निकालेंगे तो हमेशा एक सम संख्या ही आती है। सम और विषम का योगफल या अंतर निकालेंगे तो एक विषम संख्या ही आएगी। और विषम विषम संख्याओं का अंतर निकालेंगे तो आपको हमेशा एक क्या आएगी, सम संख्या आएगी। इस बात की जानकारी होना चाहिए। तो कुछ लोगों का जवाब था कि 0 एक सम संख्या कैसे होती है। तो ध्यान दें, 0 विषम संख्या है कि सम संख्या है। सम प्लस माइनस सम बराबर सम हो गया कि नहीं हो गया। सम प्लस माइनस विषम बराबर विषम, विषम प्लस माइनस विषम बराबर, अर्थात एक जैसी संख्याओं का टोटल हम या अंतर हमेशा क्या मिलता है, सम मिलता है। जब विपरीत का देखते हैं तो विषम मिलता है। यह जानकारी आपको है। जैसे आप कह रहे हैं 0 एक सम संख्या है या विषम संख्या, तो 0 इसके साथ हम 4 जोड़ें तो कितना आएगा, 4। तो ये बताइए 4 के साथ 0 जोड़ा गया तो कैसी संख्या आ रही है, सम। तो इसका मतलब ये सम है, ये सम है, तो ये भी सम होगा। क्लियर हो गई बात की नहीं हो गई। 0 प्लस 4, अब ये 5, ये विषम आ गया तो ये कितना आएगा, 5 आएगा। ये बताइए ये विषम तो ये क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है ये कंक्लूजन आपसे निकल के आया कि 0 क्या है, एक
सम पूर्णांक है, इस बात को याद रखिएगा। जीरो ना तो ऋण पूर्णांक है ना तो धन पूर्णांक है, इस बात का भी मैंने जिक्र किया था। जीरो कैसा है, एक सम पूर्णांक है, ये कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस बात की जानकारी मैंने आपको दे दी, बट कई चीजें और भी हैं जानकारी के लिए होनी चाहिए। मैंने जैसा कि गिनती लिख रखी है आपके सामने, ये गिनती में हमें काम क्या करना है, सबसे पहले 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याओं की यदि बात करते हैं तो कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या में मैंने आपको बता रखा है, एक ना तो भाज्य होती है ना तो अभाज्य होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। बात क्लियर हो गई। 2 के बाद 3 अभाज्य संख्या होगी, 4 2 से कटता है 5 होगी, और 6 2 से कटता है 7 होगी, 7 के बाद और कोई नहीं होगी, यहां पर 11 होगा। अब यहां पर कितना आ जाएगा, 13 आपकी एक कैसी संख्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। अब यहां पर 17 आ गया। देखिए थोड़ा सा तबीयत डिस्टर्ब है तो हो सकता है वॉइस क्लियर ना हो, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, कमेंट्स में बता देंगे, क्योंकि 1-2 दिन से मेरी वीडियो भी नहीं आ रही थी और मैं बीमार था, लेकिन मैं आ गया हूं आपके सामने। महसूस तो मैं स्वस्थ ही कर रहा हूं अपने आप को, लेकिन आप लोगों को कैसा महसूस हो ये बताएंगे कमेंट्स में। अब यहां पर देख रहे हैं 19 आपकी क्या होगी, प्राइम नंबर होगी, अभाज्य संख्या होगी। 21 7 से कटती है, नहीं होगी। अब ये बताइए 22 होगी, नहीं होगी, 23 होगी, 23 के बाद कितनी होगी, 29 होगी, और सभी कट जाती हैं किसी ना किसी संख्या से। इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब यहां पर देखिए 31 हो गई, और क्या हो जाएगी, 37 हो जाएगी, और कोई नहीं मिलेगी। यहां पर 41 होगी, 43 होगी, ध्यान दें, और 47 होगी। ये 3 यहां पर मिल गई, और यहां पर कितना 53 हो जाएगी अभाज्य संख्या, और 59 हो जाएगी। भाई मुझे कैसे इतने जल्दी क्लियर हो रहा है, अभी मैं आपको भी समझाऊंगा कि कैसे ये क्लियर मैं कर रहा हूं, आपको भी रटा दूंगा किस लाइन में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। कभी कभी पूछ देता है कि 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो यदि ये आप काउंटिंग नहीं किए रहते हैं तो आपको पता नहीं चल पाता है, इसलिए इस पर वर्कआउट करना बहुत जरूरी होता है। 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, सारी की सारी संख्याओं की जानकारी हम आपको देने वाले हैं। यह आपको बाई काउंटिंग से ही पता चलेगा, आपको गिनती के द्वारा ही पता चलेगा। अब 6 वाली लाइन में देखते हैं, ये बताइए 61 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। 62 तो कटता है, कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती 2 के अलावा, तो 63 कटता है 3 से, तो अब इसके बाद 67 आपकी क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी, और सभी कटती हैं, तो इसका मतलब है इसमें और कोई भी संख्या नहीं आ सकती है। तो यहां से आगे बढ़ते हैं तो देखें 71 एक अभाज्य संख्या है, और कौन सी, 73 एक अभाज्य संख्या है, और कौन सी होगी, 79 होगी। अब यहां पर कौन सी संख्या होगी, 83 एक अभाज्य संख्या होगी, और कौन सी होगी, ध्यान दें, 89 होगी। 89 एक अभाज्य संख्या होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 91 92 93 94, यहां पर आपकी 97 एक अभाज्य संख्या होगी। इस प्रकार सारी अभाज्य संख्याओं की बात मैंने कर ली है। और मुझे ये कैसे पता चल गया है कि कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो ये रूल मैंने नहीं रटा है कि लिख करके क्रॉस करके ये सब नहीं पढ़ना है, लेकिन कौन कौन सी होती हैं ये दिमाग में रहना चाहिए। तो यहां पर ध्यान दें जरा, इस लाइन में कितनी, एक वाली गिनती 1 से लेकर 10 तक की गिनती में टोटल 4 अभाज्य संख्याएं हैं, कितनी हैं, 4 हैं। और यहां पर 11 वाली लाइन में कितनी है, 4 हैं। फिर 21 वाली लाइन में 2 मिलेंगी, जितनी यहां पर होंगी 21 वाली लाइन में वही 5 वाली लाइन में भी मिलेंगी। ध्यान दीजिएगा, यह बात बहुत जरूरी है। 2 और 5 का चोली दामन का साथ होता है, हमेशा एक जैसे रूल लेकर चलते हैं, तो इस बात को ध्यान देंगे। तो ये 2 हो गया। अब यहां पर कितनी है, यहां पर भी 2 अभाज्य संख्याएं हैं, यहां पर 3 है, और यहां पर 2 अभाज्य संख्याएं हैं, यहां पर 2 अभाज्य संख्याएं हैं, और यहां पर 2 अभाज्य 3 होंगी, और यहां पर कितनी है, 2 हैं, और
यहां पर कितनी है आपकी 1। ध्यान दें कितनी टोटल अभाज्य संख्याएं हो रही हैं, तो यहां से आप गिनोगे 50 तक कितनी हो रही हैं। 4 4 8 2 10 15 हो गई कि नहीं हो गई, यहां तक नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्यों भाई, यहां पर आप देख रहे हैं तो ये 15 संख्याएं हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी अभाज्य। और यहां से यदि गिनती करोगे तो कितनी, 2 2 4 4 2 6 6 6 3 9 और 9 1 10, ये आपकी 10 टोटल यहां तक 50 से लेकर 60, तो टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं 1 से लेकर 100 तक। देख लीजिएगा, गिन लीजिएगा आप, कहीं मुझसे फाल्ट तो नहीं हो गई, क्योंकि थोड़ा सा माइंड हो सकता है दिक्कत में हो सकता है तबीयत खराब होने की वजह से, बट ऐसा कुछ है नहीं है, फिर भी आपने काउंट कर लिया होगा। तो इस प्रकार टोटल 25 संख्याएं निकल के आती हैं आपके सामने। अब यहां पर ये 15, ये 25, 2 2 4 2 6 6 3 9 9 1 10, ठीक है। ठीक, अब ये बात आपको समझ में आ गई। और भी कुछ यहां पर सवाल पूछता है, कितनी संख्याएं ऐसी हैं जिनके स्थान परस्पर उलट दिए जाएं तो अभाज्य संख्या ही मिलती है। तो 2 अंकों की कितनी संख्याएं, तो यहां पर एक चीज ध्यान दें कि 2 वाली लाइन में 23 और 29 याद रहेगा, उसी प्रकार 5 वाली भी लाइन चलेगी, उसी प्रकार 8 वाली भी लाइन चलेगी। क्लियर है, 5 वाली 2 के बाद 5, तो 2 लाइनें छूटी। ठीक है, 2 लाइन छूटी तो 5 वाली लाइन पे फिर 2 लाइन छूटेगा तो 8 वाली लाइन पे आएंगे, तब फिर 2 मिलेंगी, अर्थात 2 2 के अंतर में 2 वाली यदि आपको पता है कि 2 है तो फिर 3 2 5, अर्थात कितना, 2 की गैपिंग हुई, 3 जुड़ेगा तो 5 वाली लाइन पे पहुंचेंगे, फिर 3 जुड़ेगा तो 8 वाली लाइन में पहुंचेंगे। क्लियर है बात, अर्थात 3 3 के डिफरेंस में 2 याद है तो 2 का मतलब 21 वाली लाइन, 21 वाली लाइन में, और वही संख्याएं होती हैं जो यहां पर इकाई के अंक में देखिए, 23 29 53 59 89 83। बात क्लियर है ना। तो एक सेम कंडीशन का रूल फॉलो कर रहे हैं, तो ये पहचानने का एक तरीका है आपके सामने इनको, तो ध्यान दीजिएगा। तो 2 2 यहां पर 2, ये क्लियर हो गई बात। अब यहां पर ये दोनों तो याद ही रहती हैं कि 4 होती हैं, इसमें 4, ये तो काउंट करके ही देख लेंगे। अब 31 वाली लाइन में 2 होती हैं और आपका 41, केवल यही एक सम संख्या वाली लाइन है, 4 वाली लाइन, जिसमें आपके 3 होते हैं, बाकी सम से जो ऊपर का अंक है, दाही का अंक सम है, वहां सब जगह 2 2 है। देख लीजिए, क्लियर है। तो इसका मतलब 4 में 3 हो गई, ओके, 5 में 2, बाकी इससे क्लियर हो गई। तो 3, 6 वाली में कितनी होती हैं, 2 होती हैं, कोई छूटा तो नहीं है। 69 एक अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। क्लियर है। अब ये देख रहे हैं 2 इधर हो गई और 3 ये इधर मिल रही हैं, तो 3 और 7, 2 वाली। ठीक, अब यहीं से याद रखिएगा, पूरा फोकस पहली लाइन पे होना है। 2 वाली लाइन पे, पहली लाइन पे टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अब 2 वाली लाइन पे कितनी होती हैं, 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 3 वाली पे 3 के बाद 7, 5 को छोड़ दीजिए क्योंकि 2 और 5 सेम पे चलते हैं। ठीक है, तो 3 और 7 बचा ना, और 2 और 8 और 5 3 3 के गैपिंग में आएंगे, वो सेम लेकर चलते हैं। देखिए भाई, 3 3 के अंतर में 2 से 3 5 पहुंचा, 3 8 पहुंच गया। क्लियर। तो वही चीज यहां पर हो गई। 5 वाली लाइन पे, 2 वाली लाइन पे 2 होंगी, कौन कौन सी, 23 और 59। 5 वाली में 53 और 59। 8 वाली में 53 और 83 और 89। अब 7 और 3 बचा ना, 3 वाले में कितनी होती हैं, 3 वाले में 31 और 31, 3 वाले में 3 होती हैं, 2 होती हैं, 31 और 37। तो 7 वाली में भी वही 71, 79 और 73, ये याद रखेंगे। क्या इसमें मिल रहा है, सब तो एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, सब 5 वाला ही मिल रहा है ना।
देखिए 5 वाला ही मिल रहा है 7 वाले में, तो ये आपको देखते रहना, अपने हिसाब से माइंड में सेट करना है, चीजों को समझिए। लेकिन अब मैं यहां से जानकारी देना चाहता था, कितनी 2 अंक की संख्याएं ऐसी हैं कि जिनको उलटने पर जो संख्या मिलती है वो भी अभाज्य संख्या होती है। दूसरा कलर दे दीजिए, नहीं है क्या कोई? चलिए देखिए 13 मैं अंडरलाइन किए दे रहा हूं, आप समझ जाइएगा। 11 से 11 ही रहेगी, वही संख्या मिलेगी। अलग कितनी संख्या? 13 और 31 एक दूसरे के उल्टा है कि नहीं है। 17 और 71 एक दूसरे के उल्टा है कि नहीं है। 37 और 73 एक दूसरे के उल्टा है कि नहीं है। और कौन सा बचा आपका? 19, ये 91 हो जाएगा, नहीं होगा। अब देखिए 2 वाली लाइन को कभी भी उल्टोगे 12 हो जाएगा, इकाई का अंक 2 आ जाएगा। इकाई का अंक 2 वाली कभी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि सम संख्या बन जाएगी। इकाई का अंक 5 होगा तो वो 5 से विभाजित होगी, किसी ना किसी से विभाजित होगी। तो सम वाली तो कोई उलट नहीं सकती, 5 वाली उलट नहीं सकती है। तो अब यहां पर इस पर फोकस ही नहीं करना है, तो आ जाए सीधे 7 वाली लाइन पे। 7 तो 71 33 ये हो गया, 79 हो गया। अब ये 97। कितनी टोटल नंबर? 1 2 3 4 7 वाली पूरी लाइनें हैं। जो 7 की लाइन में जितनी भी अभाज्य संख्या है सब उल्टा करने पर जो अभाज्य मिलती है संख्या वो अभाज्य संख्या ही मिलती। 1 2 3 4 और 5 6 7 8, अर्थात टोटल 8 संख्याएं हैं जिनको उलटने पर आपकी जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वह भी अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। टोटल 8 संख्याएं ऐसी हैं 1 से लेकर 100 तक की गिनती में जिनको उलटने पर अभाज्य संख्या ही बनती है। जो नई संख्या, उलटने का मतलब अंक परस्पर बदल दिए जाएं। बात क्लियर? अब देखें यहां पर मेन रूप से गुण पढ़ना है, लेकिन गुण कुछ तो आपको पता है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है और वही एक सम संख्या होती है, यानी कि सम अभाज्य संख्या केवल 2 ही होती है। क्लियर हो गई कि सम अभाज्य संख्या, कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती 2 के अलावा। बता दीजिए होती हो? नहीं होती है ना। तो अर्थात 2 ही आपकी एक सम अभाज्य संख्या होती है और कोई सम नहीं होती है अभाज्य संख्या। तो ये पहला बात जानकारी में आ गया। और मैंने पढ़ाया था केवल अभाज्य संख्या के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक स्वयं वह संख्या और एक और कुछ नहीं होता है। ये तो गुण आपको पता थे। अब यहां पर और भी आगे चलते हैं, चीजों को समझना है कि इन संख्याओं की खासियत क्या होती है। खासियत देखें जरा, इकाई का अंक सदैव कितना आता है? देखिए 5 से बड़ी की बात कर रहा हूं। 5 से बड़ी यदि अभाज्य संख्याएं हैं, बड़ी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं में इकाई का अंक क्या होता है सदैव? इकाई का अंक जो होता है आपका क्या हो सकता है, इसकी जानकारी लेंगे। तो भैया क्या नहीं हो सकता ये पहले पकड़ो। जितने भी सम हैं, 0 नहीं हो सकता किसी भी अभाज्य संख्या का इकाई का अंक, 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता। 5 अंकों की तो कहानी खत्म हो गई कि नहीं हो गई? इसका मतलब बचे आपके पास कितने अंक? 5। तो 5 ही एक ऐसी संख्या है जिसके इकाई का अंक 5 होता है। तो मैंने बात की है 5 से बड़ी अभाज्य संख्याओं में इकाई का अंक क्या होता है। 5 से बड़ी अभाज्य संख्याओं के इकाई का अंक, तो ये हो ही नहीं सकते हैं 5 से बड़ी अभाज्य संख्याओं में। तो कितने की बात हो गई है? 6 की बात हो गई। तो याद कितने रखना है? 4 अंक। कौन कौन से अंक होते हैं? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है और 9 हो सकता है। इन चारों के अलावा अभाज्य संख्या के इकाई का अंक और कुछ नहीं हो सकता है जब 5 से बड़ी होती हैं। इसकी बात मैंने आपसे कर दी। क्लियर है? अब यहां से और
बात समझिए। कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर ये सब चीजें क्यों पढ़ा रहे हैं। यही सब चीजें तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि कैसे हम क्विकली किसी संख्या को ज्ञात करेंगे कि ये भाज्य होगी या अभाज्य होगी। बात क्लियर। तो यहां पर अब देखिए और भी एक विशेषता होती है। कोई भी अभाज्य संख्या होती है जो 5 से बड़ी होती है। 5 से ही बड़ी की बात मैं कर रहा हूं। 5 से बड़ी अभाज्य संख्या हमेशा किस रूप में होती है? 6n प्लस माइनस 1 के रूप में होती है। n का मतलब नेचुरल नंबर है, अर्थात 6 में भाग देने पर शेषफल 1 मिलेगा या 5 मिलेगा। माइनस में शेषफल मिलने का मतलब भी समझ लीजिए। देखिएगा जरा, यहां पर यदि हम बात करें 11 में 6 का भाग 11 में देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 कम 6 कितना रिमाइंडर बचेगा? 5। यदि इसी को एक बार ज्यादा भाग दे देते तो 6 दूनी 12 तो -1 मिलता कि नहीं मिलता? तो माइनस में रिमाइंडर नहीं लिया जाता, तो एक बार एक्स्ट्रा कर देंगे तो माइनस का रिमाइंडर मिलने का मतलब क्या है? 6 - 1 बराबर 5। अर्थात रिमाइंडर या तो 5 मिलेगा या तो 1 मिलेगा। अर्थात 6n + 1 का भाग देने पर 6 का भाग देने पर किसी भी अभाज्य संख्या में या तो रिमाइंडर 1 मिलता है या तो 5 मिलता है। बात क्लियर है ना? तो हमेशा कोई भी संख्या हो 6n + 1 के रूप में लिखी जा सकती है। जैसे हम आपसे बात करते हैं कौन सी संख्या? 23 को क्या 6n + 1 के रूप में लिख सकते हैं? 23 को 6n + 1 तो 6 चौको 24 -1 के रूप में लिख सकते हैं। 6 × 4 -1। क्लियर है? अर्थात 23 में भाग देंगे 6 तिरका 18, 5 शेषफल बचेगा। -1 में लिखने का मतलब 5 का शेषफल बचता है और प्लस में लिखने का मतलब 1 शेषफल बचता है। क्लियर हो गई बात? ओके। तो हमेशा 6n + 1 के रूप में ये संख्याएं होती हैं। ये आपको प्रॉपर्टी पता रहनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं प्रॉपर्टी का प्रयोग करके सारी चीजें हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे बढ़िए जरा। ये प्रॉपर्टी जब है आपके पास, जैसे हमने आपको एक संख्या लिखी थी, जब छोटी संख्याएं हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 10 तक का आपको वर्ग आता है, 25, 20, 30 तक वर्ग रटा रहता है, वर्गमूल निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए जब बड़ी संख्या हो जाएगी तब क्या करते हैं? जैसे 277 एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या, इस बात की जानकारी करनी है कि यह एक भाज्य संख्या होगी कि अभाज्य संख्या। तो हमारा एक जो सब जगह रूल अप्लाई होता है वह कौन सा है, उसकी जानकारी हम लेते हैं। बट सबसे जरूरी बात यह है कि हमारी जो कंडीशन बड़ी संख्याओं की होती है कि ये जब आपकी लाखों में संख्या होती है तब वहां पर बात करता है कि यह भाज्य होगी कि नहीं होगी। तो उस कंडीशन में ये सारे के सारे नियम जो मैंने आपको बताए वो लागू होते हैं। क्लियर है? तो 277 एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या, इसकी जानकारी कैसे लेंगे? तो ये बताइए 277 किसका पूर्ण वर्ग बन सकता है? 16 का पूर्ण वर्ग, 16 का यदि वर्ग करेंगे तो 256 आता है। ये चीजें मैं जब वर्गमूल घनमूल पढ़ाऊंगा तो ये बात का जिक्र करूंगा कि कैसे क्या चीजें निकाली जाती हैं। तो 277 की यदि बात करें तो ये 16 का रटा है, लेकिन 16 से ज्यादा है, तो यानी कि 16 दशमलव कुछ आएगा कि नहीं आएगा? तो इसको लगभग में मान लेते हैं 17, हमेशा आगे की संख्या मान लेते हैं। तो इससे जो छोटी संख्या होंगी उससे यदि 277 में छोटी कैसी? अभाज्य संख्या। तो इससे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? कौन कौन सी होंगी? 17 से छोटी क्या होंगी? 13 होगी, 11 होगी, 13, 11 और 7 होगी, और कितनी होगी? 5 होगी, 3 होगी और 2 होगी। क्लियर है? अब इन जब विभाज्यता का परीक्षण पढ़ाऊंगा तो ये अपने आप से दिख जाती हैं कि इन तीनों से विभाज्य है कि नहीं है। यदि इन तीनों से विभाज्य तो 2 से कटेगी नहीं, क्योंकि इकाई का अंक आपका सम नहीं है। 3 से कटने के लिए अंकों का योगफल 3 से विभाजित होना चाहिए, तभी यह संख्या आपकी 3 से विभाजित होगी। 5 से विभाजित होने के लिए इकाई का अंक 5 और 0 होना चाहिए। क्लियर हो रही है बात? 5 और 0 होना चाहिए,
तो ये तीनों से तो कट नहीं सकती है। 11 से भाग देकर देख लीजिए, 13 से भाग दे कर देख लीजिए, तो किसी से भी ये पूर्णतया विभाजित नहीं है। अर्थात 277 एक कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या होगी। क्लियर है बात। अब देखिए कहीं ना कहीं 5 3 2 का डिविजिबिलिटी रूल आपको आना चाहिए। तो हम बहुत विधिवत तरीके से अगले वीडियो में आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाएंगे। अब उसमें यदि आप देखेंगे तो कई चीजें जो किताब में लिखा है उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना है, हम व्यवहार की भाषा में ही आपको सारे रूल लेकर आएंगे। जैसा कि अपना फंडा है कि आप केवल सूत्रों पर ना जाइए। अब बड़ी संख्या की बात करते हैं कि बड़ी संख्या अभाज्य होगी कि नहीं होगी, यह कैसे जानकारी लेते हैं। और जब भी आता है तो कई चीजें आप कुछ लोग कमेंट्स में जाके करेंगे, सर जब यह रूल फॉलो नहीं होगा तब क्या होगा। मैंने आपको बताया इकाईकांक क्या होता है, वो सारे पॉइंट आपको पता रहने चाहिए। 5 से बड़ी संख्याओं में इकाईकांक क्या होता है, 1 7 1 3 7 9। इनके अलावा यदि और कोई भी अंक है तो वह कभी भी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। यानी कि यही चारों अंक होंगे तो पहली कंडीशन में हो सकता है 1 2 विकल्प हट जाए 4 विकल्प में से, और यही होता ही है। तो बड़ी जब संख्याएं आएंगे वहां पर वर्गमूल के नियम का प्रयोग करके नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो किताबों में केवल वर्गमूल वाला ही रूल लिखा है, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं कई रूल और भी। मैंने क्या बताया कि यह हमेशा 6n ± 1 के फॉर्म में होती है। कोई भी प्राइम नंबर, तो ये 2 बातें याद रखनी है। और 2 बातें याद रखनी है तो विभाजिता का परीक्षण एक चीज ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले यदि कोई इकाईकांक ऐसा कुछ दिया गया है कि ऐसा इकाईकांक इनके अलावा और कोई संख्या है इकाई के अंक में, जैसे मैं आपसे कह दूं 5 6 7 8 2 1। अब इसमें लिखा है 5 6 4 3 5 7 2 5 4 और आपका यहां पर 7 9 5 9 3। ऐसे इन तीनों में से कौन सी अभाज्य संख्या होगी, कैसे ज्ञात करेंगे, समझिएगा जरा, ध्यान दीजिए। एक और विकल्प हो सकता है जिसमें इसका दोनों का रूल 6n + 1 फॉलो हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए इकाईकांक 1 3 7 9 होना चाहिए, तो ये तो गया, ये आपका अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। 3 होना चाहिए, तो 3 होना चाहिए, तो इसमें देख लीजिए जिसमें 3 हो रहा है छोटी संख्या, ज्ञात कर लीजिए इसमें क्या ये 3 से डिवाइड है, क्या 3 से डिवाइड है, 7 2 9। 3 से विभाजित होने का परीक्षण अंकों का योगफल 3 से विभाजित होना चाहिए। 7 2 9 तो 9 हो गया, जब 3 से कट जाए तो हटाते जाइए, 9 भूल जाइए, 5 4 9 भूल जाइए, तो 3 ही बचा, 3 कट रहा है ना, तो कट रहा है, तो इसका मतलब यह भी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। अब बची यही, तो ये अभाज्य संख्या होगी, लेकिन 2 संख्याएं बचेंगी, तो दोनों में 6n + 1 का रूल फॉलो होगा। तब क्या करोगे भैया, तो उसको भी देख लीजिएगा, क्या 3 से विभाजित है क्या, या 7 से विभाजित है क्या, भाग देकर देख सकते हैं। बट इसमें आप यह देख सकते हैं कि यह हमारा किस रूल में आ रहा है, 6n + 1 के रूप में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 5 6 7 8 2 0 + 1 लिखा जा सकता है। भाई ये 6 का गुणज होना चाहिए, तो देखें जरा, तो 6 का भाग जाएगा क्या, 6 से कटने के लिए वह सम संख्या होनी चाहिए तथा 3 से विभाजित होनी चाहिए। 6 से कटने के लिए वह संख्या सम संख्या होनी चाहिए तथा 3 से विभाजित होनी चाहिए। तो सम संख्या तो है, ये 0 इकाई का अंक है तो सम संख्या है, लेकिन 3 से विभाजित होने के लिए 6 5 11, 11 7 कितना हुआ 18, यानी कि 3 से कट गया ना, तो इसकी कहानी खत्म कर दो। 8 2 10, 10 कभी 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये 6n + 1 के रूप में नहीं है। तो देख लीजिए, तो हम दूसरा रूप -1 के रूप में है क्या, तो -1 के रूप में लिखोगे 6 7 8 2
तो 21 था ना, तो 22 करोगे तब -1 करोगे तब संख्या का मान परिवर्तित नहीं होगा। तब अब इसमें देखिए 6 का भाग, जब 20 था तो एक ही अंक तो बढ़ा ना, तो 10 यहां तक बचा था ना, 10 2 12 हो गया कि नहीं हो गया, और 12 आपका किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है। इसका मतलब ये 6n+1 के रूप में है, तो यही आपकी एक अभाज्य संख्या होगी। आशा करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी। लेकिन अभी एक बहुत मामूली सी फैक्ट्स वाली बात जो है उसको ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको प्राइम नंबर और रिलेटिव प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, कैसी अभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या और आपकी आपेक्षिक अभाज्य संख्या, इन दोनों में बहुत बारीक, आपने मोस्टली परिभाषा यह पढ़ रखी है कि कोई भी अभाज्य संख्या जब होती है सॉरी यहां पर आप जैसे देख रहे थे, ये प्राइम नंबर, कौन सी प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, सअभाज्य संख्या। तो आप पढ़ते हैं ऐसी दो संख्याएं जिनका यस्यप 1 होता है वह को प्राइम नंबर। गलत है परिभाषा, यही मोस्टली बुक में लिखा हुआ है, लेकिन टेट वगैरह के एग्जाम में यह विकल्प मिल जाता है, सही हो जाता है। बट जब से टीसीएस एग्जाम करवा रही है तो यूपीएसआई वाले बच्चों को और एसएससी वालों को यह चीज ध्यान देनी है कि बहुत छोटी छोटी महत्वपूर्ण जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो यह छोटी सी बात, क्या को प्राइम नंबर अर्थात सअभाज्य और रिलेटिव प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, आपेक्षिक अभाज्य संख्या। वैसे जो आपको परिभाषा पढ़ाई जाती है को प्राइम नंबर की, ओरिजिनल परिभाषा इसकी है, लेकिन दोनों बातों में अंतर है। इस बात को समझिएगा, क्योंकि दोनों विकल्प जब पहचान की बात आती है तो ऐसा नहीं है। यूपीएसआई में ये जानकारी लेने के लिए आपसे देख सकता है कि कौन सा युग्म सअभाज्य होगा, तो आप लोगों को पहला ही विकल्प गलत वाला मिलता है। तो ध्यान दें, यहां पर यदि आप ध्यान देंगे तो ये क्या होता है, कोई भी दो संख्याएं, मैंने यहां पर क्या कहा, कोई भी दो संख्याओं का युग्म अपेक्षिक में किन्हीं दो संख्याओं का 3, 5 कैसी भी संख्याएं हो उनका यस्यप 1 यानी कि कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। यस्यप निकालना देखेंगे तो 1 के अलावा और किसी से कॉमन संख्या से नहीं कट सकती। अब जैसे 17 और 25 इनका भी यस्यप 1 आएगा, लेकिन ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसका मतलब है जब ये अभाज्य संख्या नहीं है तो इसकी कंडीशन यदि आप देख रहे हो तो यहां पर कोई भी दो संख्याओं का युग्म आपका आपेक्षिक अभाज्य संख्या कहलाता है यदि उनका यस्यप 1 होता है। लेकिन हमें को प्राइम नंबर में भी यही परिभाषा पढ़ाई गई, लेकिन सही परिभाषा यह है ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, यानी कि हमेशा दो अभाज्य संख्याएं जब साथ में चलती हैं वही को प्राइम नंबर होती हैं। जैसे 3 और 5, भाई 3 और 5 कोई भी संख्या है, ये रिलेटिव भी है और को प्राइम भी है, अर्थात कोई भी को प्राइम है वो रिलेटिव जरूर होगी। अब 11 और 13 ये क्या हो गया, 11 और 13 ये आपकी को प्राइम नंबर, यानी कि यहां पर दोनों अभाज्य संख्याएं ही ली जाएंगी और अभाज्य संख्याओं का यस्यप हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। तो यहां पर को प्राइम के लिए ध्यान दीजिएगा, दोनों अभाज्य संख्या का ग्रुप होता है, दोनों संख्याएं अभाज्य होती हैं तब को प्राइम नंबर कहलाती हैं। रिलेटिव प्राइम नंबर क्या होती हैं, 3, 5, तो ये तो वही नंबर, कोई भी संख्याएं हो सब जगह फॉलो होगा, कोई भी दो संख्याएं हो। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि ये जो रिलेटिव होगी वो को प्राइम नहीं हो सकती है, को प्राइम हमेशा रिलेटिव होती है, इस बात को ध्यान दीजिए। 3, 5 यहां भी लिखा है, 3, 5 यहां पर क्या है, कोई भी दो संख्याएं हो, लेकिन यहां पर क्या होती है, अभाज्य संख्याओं का ही युग्म आपका सअभाज्य होता है। बात क्लियर है ना, इसमें केवल अभाज्य संख्याएं ही होती हैं और इसमें कोई 17 और 25, 17 तो अभाज्य है लेकिन 25 अभाज्य नहीं है ना। तो यह आपका क्या होगा, कोई भी दो संख्याएं होती हैं वो हमेशा
क्या होती हैं? यदि आपस में उनका यस्यप एक हो तो रिलेटिव होती हैं, यदि अभाज्य संख्याएं आपस में लिखें तब सहअभाज्य होती हैं। जैसे आपसे पूछ दिया जाए तो यह बात आपकी यूपीएसआई में पूछी जा सकती है, निम्न में से कौन सी संख्या, जैसे 17 और 25 पहले विकल्प में लिखा है, फिर आगे कुछ लिखा है, फिर यहां पर 3 और 5 लिखा है। अब इससे पूछेगा कौन सा युग्म सहअभाज्य है, तो आपको पहले ही मिलता है 17 और 25, यही मार देंगे, गलत है, जबकि सही ये है, ये गलत हो जाएगा। तो यह बात ध्यान देना है, इसलिए बारीकियों पर अध्ययन कीजिए कि कौन सी संख्या को प्राइम होती है, कौन सी रिलेटिवली प्राइम होती है। आशा करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। नहीं आई हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में पूरे जोश के साथ। जय हिंद।